हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एंड इन माय क्लास अगेन। आज अपन देखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, जिसमें इस लेक्चर में अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के बारे में, ठीक है। इससे प्रीवियस लेक्चर में अपन ने एक कॉन्सेप्ट देखा था एलिमिनेशन मेथड का, जिसमें अपन किन्हीं भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, उनके सॉल्यूशन फाइंड करते थे एलिमिनेशन के मेथड के द्वारा। बात समझ में आती है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट कराई थी। अब यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 के बारे में, लेकिन इससे पहले हम इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं ये अपन देखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था भाई साहब, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को दो मेथड हमने सीख लिए थे। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड से किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब एक मेथड आता है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है लेकिन मज़ेदार मेथड है, जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या फिर हिंदी वाले बच्चे अगर ध्यान दें तो उनके लिए है वज्र गुणनफल, ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। अब यहाँ पर अगर बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है। जैसे मान लो हमको कोई लीनियर इक्वेशन दी हुई, मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। मान लो हमको फर्स्ट इक्वेशन दी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू में 0, ये हमको फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के टर्म में लिख रहा हूँ। दूसरी हमको दी हुई है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू में 0, ये हमको सेकेंड इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन अपन को दी हुई है, हमको इसको सॉल्यूशन निकालना है। अब हमसे अगर बोला जाता कि एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इन इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो हम लोग आराम से एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल सकते थे ना। यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसके बाद यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते, फिर उस एक्स की वैल्यू को फिर किसी इक्वेशन में पुट करके वाई की वैल्यू निकालते। ये एलिमिनेशन मेथड था। दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे, किसी एक इक्वेशन से y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे सेकेंड इक्वेशन में, तो वो हमारी एक वेरिएबल के टर्म में चेंज हो जाती थी, वहाँ से वैल्यू निकाल के फिर हम किसी इक्वेशन में पुट करते थे, तो हमको दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाती थी। अब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अपन करने वाले हैं, ठीक है, इसको किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, अगर हमको दो इक्वेशन दी हो और हमसे बोला जाए इन इक्वेशन को आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करना है, तो आप लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप लोग करते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है, कि x अपॉन वाई अगर 2/3 लिखा हो, अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 3x इज इक्वल टू में 2y, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। यही तो होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इस मेथड का यूज़ हम लोग किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने में करेंगे, ये देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दी ही है। अगर मान लीजिए किसी इक्वेशन में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ना दी हो, ठीक है, यानी कि जो भी इक्वेशन आपको दी होंगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म के ही रूप में दी होंगी। अगर नहीं दी होंगी तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, फिर वहाँ से आप निकालेंगे किसकी वैल्यू, a1 a2 की वैल्यू, ठीक है, b1 b2 की वैल्यू, c1 c2 की वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। अब आपको देखिए, जैसे एक्सरसाइज 3.5 दिया हुआ है, उसमें बोला गया है कि अगर आप पहले चेक करिए कि ये दोनों जो इक्वेशन है इनके यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है, ठीक है, और उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। बात समझ में आती है, उसको किससे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए, तो अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमने कंडीशन बताई थी कि अगर a1/a2 का रेशियो बराबर नहीं होता है b1/b2 के रेशियो के, तो हम बोलेंगे इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन आएगा इक्वेशंस का वो कैसा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यही तो मुझे पता है। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 a2 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो गई b1 b2 की वैल्यू, ये c1 c2 की वैल्यू, ये, ठीक है, ये हमारी वैल्यूज़ हो गई। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है। तो हम क्या बोलेंगे, एक तरफ x लिखेंगे, एक तरफ y लिखेंगे और एक तरफ 1 लिखेंगे जब यूनिक सॉल्यूशन आता है, ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे, सिंपल सा। अब हम क्या करेंगे, b1 b2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, b1 b2 की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले b1 b2 की वैल्यू लिखेंगे, फिर c1 c2 की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद फिर हम a1 a2 की वैल्यू लिखेंगे, देन अगेन किसका लिखेंगे,
B1 B2 की वैल्यू, यानी आप समझ क्या रहे हैं, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, बीच से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर आप लोग लूडो खेलते होंगे जब बचपन में, ठीक है, खेला होगा, तो आप लोग जब बैठते थे 4 लोग, तो आप क्या बोलते थे कि लूडो किधर से खेलना स्टार्ट करें, एंटी क्लॉकवाइज हमारी जो राउंड होगा वो चलेगा या फिर क्लॉकवाइज चलेगा, इस तरीके से आप देखे थे। उसी तरीके से बस यही काम यहाँ भी करना है, आपको लूडो खेलना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, B1/B2 से स्टार्ट करेंगे, हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, B1 B2 से स्टार्ट करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे, C1 C2 में, उसके बाद फिर C1 C2 से A1 A2 में आएंगे, अगेन फिर कहाँ जाएंगे, B1 B2 में जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, B1 B2, ठीक है। उसके बाद मैं वैल्यू क्या लिखूँगा, C1 C2, ठीक है। और मैं जो ये लिख रहा हूँ इसको थोड़ा x के इधर लिखूँगा, x के जस्ट नीचे नहीं लिखूँगा, x के इधर लिखूँगा, ठीक है, B1 B2, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा C1 C2, फिर हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, अपना A1 A2, फिर अगेन हमने क्या लिखा, अब देखिए यहाँ पे पहले B1 B2 से C1 C2 गया, ठीक है, फिर C1 C2 से A1 A2 गया, फिर अगेन किधर जाएगा, B1 B2, यानी पहले इसकी चाल थी, फिर इसके बाद इसकी चाल आई, फिर इसके बाद इसकी चाल आई, एंड अगेन फिर इसकी चाल आएगी ना। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बस लूडो ही खेलना है। अब देखो यहाँ फिर अगेन किसकी वैल्यू लिखेंगे, B1 B2 की वैल्यू लिखेंगे। ये मैं अभी आपको बेसिक चर्चा बता रहा हूँ, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, शायद यही बातें समझ में आ जाएँ। अब हम क्या करेंगे, अगेन नेक्स्ट लाइन में इतना काम हमने कर लिया, अब नेक्स्ट लाइन में हम x y and 1 लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अपॉन का साइन लगाएंगे और तीनों को इक्वल कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा रूल कहता है। हमने क्या किया, एक्स वाई 1 लिखा, उसके बाद यहाँ पे अपॉन लगाया। अब अपॉन के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चालू करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, फिर अगेन इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, फिर अगेन इसका इससे करेंगे एंड इसका इससे करेंगे, ठीक है। और जो भी वैल्यू आप लिखेंगे, जैसे इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, और आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट और, कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो सबसे पहला जो टर्म लिखेंगे वो राइट से लेफ्ट का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। बात समझ में? ये वाला मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले नहीं लिखेंगे, सबसे पहले ये वाला मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। तो आप लिखेंगे, अगर ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अब x के अपॉन में क्या लिखेंगे, C2B1, और इसका इससे करेंगे तो कितना आएगा, B2C1, ये आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो रूल है वो कहता है कि इनके बीच में क्या लगेगा, माइनस का साइन। आप ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस का साइन आएगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में आई? इसी तरीके से इक्वल लगाएंगे और y के अपॉन में क्या लिखेंगे, A2C1 का मल्टीप्लिकेशन माइनस का C2A1 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, C2A1 का मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आप 1 अपॉन में करेंगे, इक्वल का साइन लगा के, B2A1 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, माइनस का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A2B1 का मल्टीप्लिकेशन, ये आप करेंगे। अब देखिए इतना काम करने के बाद ये नीचे वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, इन इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। अब आप बोलेंगे अगर x अपॉन दिस बराबर है y अपॉन दिस के और ये बराबर है 1 अपॉन दिस के, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो x अपॉन दिस है ये बराबर होगा 1 अपॉन दिस के। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं ना। चलिए तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि भैया अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, अगर ये तीनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो ये बराबर होगा किसके, x अपॉन जो दिस लिखा हुआ है क्या, C2B1 माइनस B2C1, ये बराबर होगा 1 अपॉन B2A1 माइनस A2B1, ठीक है। और फिर हम बोलेंगे y अपॉन A2C1 माइनस C2A1 बराबर होगा 1 अपॉन B2A1 माइनस A2B1, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, x एंड y की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हुआ। अगर आप लोग यहाँ से देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट अगर आप यहाँ से वैल्यू रखेंगे ना A1 A2 एंड B1 B2 की, तो डायरेक्ट से आपका आंसर आ जाएगा x एंड y की वैल्यू। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये पूरा दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नोट कर लिया, ठीक है, और इसी पे वैल्यू पुट की, बस डायरेक्ट काम हो गया, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्ट से आंसर आ सकता है आपका। ये आप कंपटीशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रिजल्ट याद रखें और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम है, वहाँ पे अगर आपका आ जाता है,
ठीक है, कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बताइए। तो अगर आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद है, ठीक है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू फॉर्म कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बोर्ड लेवल के हिसाब से देखेंगे तो आपको पहले ये सारी पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.5 में हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक्सरसाइज 3.5 का। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या बोल रहा है, मैं लैंग्वेज बोल दे रहा हूँ, आपसे बोल क्या रहा है, ठीक है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, इन केस देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं जहाँ पे मैंने इसका 2 पार्ट लिख रखा है, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन बोल क्या रहा है, आपसे बोल रहा है सबसे पहले तो आपको बताना है कि ये जो इक्वेशन हमको दी हुई हैं, पेयर्स दिए हुए हैं इक्वेशन के, इनमें ये यूनिक सॉल्यूशन आएगा इनका, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, या फिर कोई भी सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होगा। अगर इन सारी इक्वेशन में, ठीक है, एक ऐसा केस आता है कि जो इन इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है, अगर वो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है हमको, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हमको फाइंड करनी पड़ेगी क्या, वैल्यू किसकी, एक्स एंड वाई की, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी हमने बताया ना, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो किस तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग पहले चेक करेंगे यहाँ पे क्या, कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो इक्वेशंस हमको दी हैं, इनमें जो सॉल्यूशन आएगा ये यूनिक आएगा, या फिर इनफाइनाइट आएगा, या फिर एक भी सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होगा, ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन वही पुरानी वाली हमने सिखाई है आपको, वही कंडीशन यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे किसकी, A1 A2 की। तो ये पहली इक्वेशन दी है, ठीक है, ये हमको सेकेंड इक्वेशन दी है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन के लिए हम लिखेंगे A1 की वैल्यू, तो A1 = 1 है, ठीक है। B1 = कितना है, -3। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। एंड C1 की वैल्यू अगर की बात करें तो इसकी वैल्यू है -3, सॉरी हाँ -3, ठीक है। अगर इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन में A2 की वैल्यू हमको दी हुई है 3, B2 की वैल्यू हमको दी हुई है -9 एंड C2 की वैल्यू हमको दी है -2, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमको दी हुई हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि आप हमको बताइए कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या फिर मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो हमको क्या बता, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो हमको बताना है इसमें से कि कौन सा सॉल्यूशन होगा। तो हम बोलेंगे अगर A1/A2 बराबर हो गया किसके, B1/B2 बराबर नहीं हुआ किसके, B1/B2 के, तो हम बोलेंगे इस केस में जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा मिलेगा, यूनिक। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता, ये कंडीशन है हमारी यूनिक सॉल्यूशन के लिए, कि अगर A1/A2 की वैल्यू बराबर नहीं हुई B1/B2 के, तो सॉल्यूशन हमको कैसा मिलेगा, यूनिक मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे बात करें A1/A2 की, तो ये आता है 1/3, ठीक है, इक्वल टू में अगर B1/B2 की बात करें तो -3/9 है, यानी ये भी कितना आता है, 1/3। तो हम बोलेंगे यहाँ पे A1/A2 की वैल्यू बराबर है किसके, B1/B2 के, यानी कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा मिलेगा हमको। अब हम लोग बात करेंगे C1/C2 की, क्योंकि यहाँ पे A1/A2 तो बराबर आ गया। अब अगर बात करें C1/C2 की वैल्यू की, तो C1/C2 इसके बराबर नहीं है। तो हम बोलेंगे कि जो हमारा A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन वो C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इस केस में क्या होता था, जो सॉल्यूशन मिलता था वो कैसा मिलता था, नो सॉल्यूशन फाइंड होता था, यानी इनकंसिस्टेंस की प्रोसेस आ जाती थी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या होता था, कोई भी सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होता था। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, ऐसी इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिनके सॉल्यूशन कैसे आ रहे हैं, यूनिक आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाई हमसे बोला है, क्वेश्चन में बोला हुआ है, सॉरी
ठीक है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि भैया उन्हीं के हमको यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, ठीक है, सॉरी उन्हीं के हमको सॉल्यूशन फाइंड करने हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिनके क्या आ रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन दी है 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू में 20, ये दिया है, एंड दिया है 6x माइनस का 10y इज इक्वल टू में 40। तो हमको पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं दिख रही है, तो हम पहले क्या करेंगे, इनको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 5y, ठीक है, माइनस का 20 इज इक्वल टू में 0, ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट 6x माइनस का 10y माइनस का 40 इज इक्वल टू 0, ये हो गई, ठीक है। तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू माइनस का 5, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करें c1 की वैल्यू तो ये हो जाएगी माइनस का 20। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें a2 की, तो a2 हो जाएगा 6, b2 हो जाएगा कितना, माइनस का 10, एंड c2 कितना हो जाएगा हमारा 40, ठीक है, माइनस का वो भी। अब यहाँ पे अगर बात करें a1 अपॉन a2 की, b1 अपॉन b2 की, एंड c1 अपॉन c2 की, तो यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 हो जा रहा है, 5 2 जा 10 हो जा रहा है, 20 2 जा 40 हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पर कैसा केस बनना है, a1 अपॉन a2 बराबर हो जा रहा है b1 अपॉन b2 के, और बराबर हो जा रहा है ये किसके, c1 अपॉन c2 के। तो इस इक्वेशन में जो हमको सॉल्यूशन मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। तो हम बोलेंगे कि इसमें हमको कैसे मिलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फॉर्म होंगे, ये हम बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में भाई यही बोला है कि भैया जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो बस उसी का निकालना है, ठीक है। तो हम 2 इक्वेशन और लिखते हैं, क्योंकि हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको सिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन में ये हमारी कैसी आ रही है भैया, ये हमारी आ रही है नो सॉल्यूशन वाली, यानी इनकंसिस्टेंट, और ये हमारी कैसी आ रही है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, हमने चेक करके आपको बता दिया कि कौन सी इक्वेशन आपकी, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की है और कौन सी आपकी नो सॉल्यूशन की है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन 2 और दिए हुए हैं, वो देखते हैं। नेक्स्ट आपके दिए हुए हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5 एंड 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू में 8, ठीक है, ये दी हुई है। एंड फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है इसी में x माइनस 3y माइनस का 7 इज इक्वल टू में 0, एंड यहाँ पे 3x माइनस का 3y माइनस का 15 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन की। तो थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है भैया, इक्वेशन लिखते हैं 2x, डायरेक्ट मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दूँ, 2x प्लस का y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो 3x प्लस का 2y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a1 अपॉन 8, सॉरी ऐसे निकालते हैं, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू माइनस का 5, इसी तरीके से a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू माइनस का 8, ठीक है। इस तरीके से हमने a1 a2 b1 b2 की वैल्यू। अब हम कंडीशन चेक करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए b1 अपॉन b2 के, ठीक है, तब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ से हम बोलेंगे अगर हम लोग a1 अपॉन a2 का रेशियो निकालें तो वो कितना है 2 अपॉन में 3, अगर हम लोग b1 अपॉन b2 का रेशियो निकालें तो कितना है 1 अपॉन में 2। अब इस कंडीशन में क्या आ रहा है, क्या 2/3 कभी बराबर होगा 1/2 के, नहीं होगा। तो हम बोलेंगे इस कंडीशन में a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हम क्या बोलेंगे भाई साहब कि इसमें हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और क्वेश्चन में क्या बोला, जब यूनिक सॉल्यूशन मिले तो उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमको क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हमको ये तो पता चल गया ये कैसी इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, यूनिक, यानी एक ही सॉल्यूशन फॉर्म होगा। अब भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा रफ करता हूँ।
क्योंकि अभी आपको चीज़ें बतानी है थोड़ा ढंग से, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट चीज़ें लिखूँगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन की बात करूँ तो यहीं पे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दे रहा हूँ इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस का 8 इक्वल टू 0, ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनी थी। अब यहाँ से हमने a1 a2 b1 b2 की वैल्यू सबकी निकाल ली थी। अब यहाँ से अगर अपन बात करें तो यहाँ हम लोग क्या करते थे, शुरुआत में अगर याद करिए अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाया, उसमें मैंने क्या बोला, x लिखेंगे फिर y लिखेंगे एंड 1 लिखेंगे, यही तो करते थे, इस तरीके से लिखते थे। फिर हम यहाँ पे क्या लिखते थे भैया, यहाँ पे लिखते थे b1 b2 की वैल्यू, ये तो करते थे। अरे भैया मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से करते थे। तो a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू b2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू माइनस का 5, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2 एंड c2 की वैल्यू माइनस का 8, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम क्या करते थे भैया, यहाँ से चलना स्टार्ट करते थे। अब याद आया, यहाँ से चलते थे फिर यहाँ जाते थे, फिर यहाँ से चल के यहाँ आते थे, फिर अगेन यहाँ जाते थे, यही तो करते थे। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, b1 b2 की वैल्यू, तो b1 b2 की वैल्यू कितनी है, 1 एंड 2, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे c1 c2 की वैल्यू, तो c1 की c2 की वैल्यू कितनी है, -5 एंड -8, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे किसकी, a1 a2 की वैल्यू की, तो a1 a2 की वैल्यू की बात जब अपन करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 एंड 3। फिर किसकी बात करते थे, अगेन b1 b2 की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे 2 एंड 3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 2 एंड 3। फिर हम लोग बात करते थे किसकी, a1 a2 की वैल्यू की, तो यहाँ पे b1 b2 की वैल्यू की, तो b1 b2 की वैल्यू कितनी है, 1 एंड 2। इस तरीके से अपन ने लिख लिया। फिर एक लाइन छोड़ते थे और एक लाइन छोड़ के क्या लिखते थे, x y एंड 1 तीनों को इक्वल दिखाते थे और इसके अपॉन में क्या लिखते थे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यही तो लिखते थे। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग पहला राइट से लेफ्ट करेंगे तो 8 1 जा 8 माइनस का 8 आएगा। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक माइनस लगता था, फिर इसका इससे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10 और ये 10 जो आएगा वो माइनस का आएगा, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, ये नंबर के में माइनस आया, ठीक है, ये हो गया। अब y के अपॉन में लिखते थे क्या, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 माइनस का और फिर फॉर्मूले वाला माइनस, फिर 8 2 जा इसका इससे करते थे तो 16, ये भी आता था माइनस का 16। अब देखिए ये अब यहाँ पे करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो 2 2 जा 4, फिर फॉर्मूले वाला माइनस 3 1 जा 3, ये हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। फिर अपन क्या करते थे, एक लाइन और छोड़ते थे, एक लाइन हमने और छोड़ा, फिर यहाँ पे लिखा x अपॉन में जो वैल्यू सॉल्व करेंगे 8, ये माइनस का 8 है। अब इस माइनस का जब अपन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 8 प्लस का 10 आ जाएगा इक्वल टू में। यहाँ पे अगर बात करें तो ये माइनस का 15 और ये माइनस माइनस खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा y अपॉन में 15 माइनस का प्लस का 16 इक्वल टू में। अब यहाँ पे बात करें 1 अपॉन में 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे आपको समझ में आ गई इतनी बात। देखिए यहाँ पे अगर x अपॉन में 2 करेंगे, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा प्लस का इक्वल टू में y अपॉन में 16 में से 15 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा इक्वल टू में 1 अपॉन में 1 बचेगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। फिर मैंने क्या बोला था, अगर ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके तो मैं ये नहीं बोल सकता कि x अपॉन 2 बराबर होगा 1 अपॉन 1 के और y अपॉन में 1 बराबर होगा 1 के, 1 अपॉन में 1 के, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरीके से, तो हम बोलेंगे कि जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। देखिए यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है और दोनों की वैल्यू एक साथ निकलती है। वहाँ क्या करते थे, पहले एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे देन दूसरे की निकलती थी। यहाँ पे क्या हुआ कि एक की मतलब कि दोनों की वैल्यू एक साथ निकलती है। ये मैथड समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, जिसको आ गया है बहुत ही अच्छी बात है, साथ साथ मेरे ये वाला क्वेश्चन करते हुए चले, और जिसको नहीं आया है वो अगेन देख ले, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी, x माइनस का 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म दी है। नेक्स्ट 3x माइनस का 3y
माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, a1 a2 b1 b2 की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं तो समझ में आएंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ a1 की, तो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू माइनस का 3 एंड c1 की वैल्यू माइनस का 7। फर्स्ट इक्वेशन से दिख गई। सेकंड इक्वेशन से अगर बात करूँ तो a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू माइनस का 3 एंड c2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो a1 अपॉन a2 का रेशियो बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के रेशियो के। ध्यान से देखिए, दिख रहा है क्या आपको ये? तो इसका भी क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि 1/3 कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि माइनस का 3/3 करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। अरे भैया ये माइनस का 3 है, माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 की वैल्यू बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 की वैल्यू के, तो इस केस में भी यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब हमको इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या करना है, आंसर बताना है, x एंड y की वैल्यू बतानी है। तो हम फिर से क्या करेंगे, x लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अपन क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, फिर थोड़ी गैपिंग छोड़ के y लिखेंगे, फिर थोड़ी गैपिंग छोड़ के 1 लिखेंगे, यही तो करे थे अभी पहले। फिर अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, b1 b2 की वैल्यू, तो -3 b1 b2 की। फिर किसकी लिखेंगे, c1 c2 की, तो माइनस का 7, ठीक है, और माइनस का 15। फिर किसकी लिखेंगे, a1 a2 की, a1 a2 की वैल्यू कितनी है, 1 3। फिर किसकी लिखेंगे, b1 b2 की अगेन, तो माइनस का 3 एंड माइनस का 3। फिर हम क्या करते थे, एक लाइन छोड़ देते थे, ठीक है। यहाँ से अपन एक लाइन छोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे, x y एंड 1 लिखेंगे, तीनों को इक्वल दिखाएंगे, ठीक है, और अपॉन का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 15 3 जा। अब यहाँ से देखिए क्या आएगा, x अपॉन में 15 का 3 से करोगे तो कितना आएगा, 45, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो 45, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का 7 से करोगे तो कितना आएगा, 21, लेकिन फॉर्मूले वाला पहले माइनस लगेगा, फिर ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 21 प्लस का, ये हो गया। इक्वल टू में अब y की बात करेंगे, तो y अपॉन में इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 7 3 जा 21, वो भी कैसा, माइनस का, ठीक है। फिर फॉर्मूले वाला माइनस, फिर यहाँ पे 15 1 जा 15, और वो माइनस का आएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं आएगा कि नहीं आएगा। फिर अगेन क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, 1 अपॉन में क्या लिखेंगे, 3 1 जा 3, तो वो 3 कैसा आएगा, माइनस का, फिर फॉर्मूले वाला माइनस, फिर क्या लिखेंगे, 3 3 जा 9, और ये 9 कैसा आएगा, माइनस का। ये इतना समझ में आ गया। अब 45 में से 21 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 45 में से 21 आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 24। देखिए 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इक्वल टू में y अपॉन में, अब देखिए 15, इसका जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी -21 प्लस का 15, तो 21 में से 15 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है, एंड 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस का 14, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना। देखिए 21 में से अपन सब्ट्रैक्ट करने कितना, 15, तो 11 में से 1 गया, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया। यहाँ से देखिए 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 11 में से 5 जाना है, तो 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, बताइए जल्दी से, कितना बचेगा, 6, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 बचा, तो 1 में से 1 गया 0, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस का 6, इक्वल टू में, ठीक है, इक्वल टू में यहाँ पे बात करेंगे तो ये जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड प्लस के 9 में से माइनस का 3 जाएगा, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, वो भी प्लस का। बात समझ में आ गई। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। अब मैंने बोला ये बराबर है इसके, तो ये बराबर है इसके, इसका मतलब ये बराबर होगा इसके, तो मैंने बोला x अपॉन में 24 बराबर है 1 अपॉन में 6 के, यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमने बोला y अपॉन में -6 बराबर है 1 अपॉन में 6 के, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें x की वैल्यू के, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। मैं बोलूँगा 6x इज इक्वल टू में 24, तो x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 24 अपॉन में 6, यानी कि 4।
यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4, एक सॉल्यूशन मिल गया। दूसरा भी देखो यहीं से फाइंड आता है। अब देखिए इक्वल में अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो गई। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। देखिए डायरेक्ट आंसर आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। बस यही है सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको लूडो खेलना है और कुछ नहीं करना है बस। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो क्या ध्यान रखने वाली ये चीज़ें हैं, साइन के बारे में। बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे यहाँ पे माइनस का आ रहा है 15 तो वो फॉर्मूले वाला माइनस लगाना भूल जाते हैं। वो क्या कर देते हैं, डायरेक्ट ये वाला माइनस उठा के यहाँ लगा देते हैं और फॉर्मूले वाला माइनस भूल जाते हैं, जिससे उनका आंसर क्या हो जाता है, गड़बड़ाने लगता है। अब देखिए अगर ये वाला माइनस लगा देंगे यहाँ पे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो आंसर कुछ और आएगा। बात समझ में आती है। या कभी कभी वो क्या करते हैं, ये वाला माइनस भूल जाते, केवल फॉर्मूले वाला लगाते। तो ये सारी चीज़ें आपको बस इसमें ध्यान रखनी है और कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा मेथड है, मज़ेदार मेथड है, ठीक है। तो नोट करिए इसको, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्या बोल रहा है, इसमें 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आप करेंगे, वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। लेकिन हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपको बताना है ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें a और b की कौन सी ऐसी वैल्यू रखी जाए जिससे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो आंसर आए, यानी जो सॉल्यूशन आए, x एंड y की वैल्यू आए, ठीक है, वो हमारी कैसी आनी चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमको मिलने चाहिए, यानी x एंड y की काफ़ी सारी वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है, जब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करें। तो a की और b की वैल्यू ऐसी क्या रखें, तो भैया हमको कंडीशन याद होनी चाहिए। कंडीशन पुरानी वाली याद है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी दो इक्वेशन के सॉल्यूशन इनफाइनाइट कब होंगे, जब उनके a1/a2 का रेशियो बराबर होगा b1/b2 के रेशियो के बराबर होगा c1/c2 के रेशियो के। यानी कि अगर तीनों के रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है, तो हम बोलेंगे इस केस में जो हमको इक्वेशन के सॉल्यूशन मिलेंगे वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। बात समझ में क्यों मिलेंगे, क्योंकि अगर आप जब इनको ग्राफ पे शो करेंगे तो इनमें जो लाइन आती है वो एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाती हैं, ठीक है, यानी ओवरलैप कर जाती हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं इस केस में हमको जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम बोलेंगे a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, ठीक है, एंड c1 की वैल्यू -7, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोग अगर इसको देखें तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं -7 = 0 और इसको लिख सकते हैं -3a + b -2 = 0, ये लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग a2 की वैल्यू a - b, ठीक है, b2 की वैल्यू a + b एंड c2 की वैल्यू -3a + b - 2, यही तो होगा, ये होगा हमारे पास। चलिए अब यहाँ पे हमने क्या बोला, कंडीशन क्या बोली हमने भैया, कि जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2 तो हमको सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, इनफाइनाइट, ये तो हमने बोला। तो यहाँ पर a1/a2 की वैल्यू निकालते हैं। तो a1/a2 कितना है भैया, 2/a - b, ये है, यही तो है भैया। देखिए a1/a2, b1/b2 की बात करें तो ये कितना है, = में 3/a + b, इक्वल टू में अगर c1/c2 की बात करें तो ये है -7/-3a + b - 2, ठीक है, ये है। इतनी बात आपको समझ में आई ना अच्छे से। अब अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो बोलेंगे ये अगर इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये बराबर होगा इसके, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए एक इक्वेशन तो हमारी ये बन सकती है, इसको इसके बराबर है, तो ये तो इसके बराबर है ही, तो 2/a - b इक्वल टू में लिख सकते हैं 3/a + b, ठीक है। उसके बाद इसको इसके बराबर लिख सकते हैं 3/a + b, ठीक है, इक्वल टू में लिख सकते हैं -7 में -3a + b - 2 लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इन दोनों का क्रॉस। अब देखिए यहाँ से माइनस, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ना बड़े आराम से। देखिए अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा 2a + 2b = में 3a - 3b, ये होगा।
अब देखिए यहाँ से अगर बात करें तो ये 3a में मतलब कि ये 2a को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, एंड 2b को इधर लेके जाएंगे तो ये किसका कितना हो जाएगा, माइनस का। यानी ये दोनों टर्म जब इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से 3a माइनस का 2a, ठीक है, माइनस का 3b माइनस का 2b इज इक्वल टू 0, ये होगा। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, 3a में से a गया तो a माइनस का 5b इज इक्वल टू 0, ये बन गई पहली इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 3 जा 9a, ठीक है, प्लस का 3b माइनस का 6 इज इक्वल टू 7a प्लस का 7b, ठीक है। ये सारी इक्वेशन इधर लेके आएंगे तो हम बोलेंगे 9a माइनस का 7a, ठीक है, प्लस का 3b माइनस का 7b माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, 2a माइनस का 4b, यही तो बनेगी। देखिए ध्यान से देखिएगा कि देखिए 9 में से 7 गया तो 2a, और 3 में से मतलब 7 में से 3 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करके हम लोग भैया क्या कर लेंगे, a एंड b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं a एंड b की वैल्यू, ठीक है। तो मैं इधर का पार्ट रफ कर रहा हूँ और देखते हैं क्या आने वाला है भैया a एंड b की वैल्यू। तो यहाँ से हम बोलेंगे एक इक्वेशन मिली a माइनस 5b इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन मिली 2a माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो भैया दो इक्वेशन को सॉल्व करना तो 3 मेथड है हमारे पास। हमसे ये तो नहीं बोला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। जब आपसे बोलेगा कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना, तब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ओके। अगर आपसे नहीं बोला है तो आप तीनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उसको सॉल्व करेंगे। अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि भैया मुझे एलिमिनेशन मेथड बढ़िया लगता है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन इसको मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे सेकेंड। फिर हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे कि मल्टीप्लाइड बाई 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो देखिए आप 2a करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2a, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो c की जगह पर क्या है भैया, प्लस में 0 है, ये ध्यान रखिएगा आप में, इक्वल टू में 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2a, और 2a में से 2a जाएगा तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब 5 2 10 हो जाएगा, और 10 माइनस का है और 4 कितना है, प्लस का। तो यहाँ से हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, वो भी कैसा, माइनस का 6b, ठीक है। और यहाँ पे 0 प्लस 6 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू में 0, यानी b की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का 6 अपॉन में माइनस का 6, तो ये कैंसिल, यानी b की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। b की वैल्यू 1 आ गई। अब इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करिए। अब अगर आप यहाँ इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, आप यहाँ क्या लिखेंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू क्या आएगी, देखिए b की जगह पर 1 पुट करेंगे तो a माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू में 0, यानी a इज इक्वल टू प्लस का 5। तो a की वैल्यू आपकी आ गई 5 एंड b की वैल्यू आपकी आ गई 1। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे भैया, a और b की वैल्यू जब आप उस इक्वेशन, जो सेकंड इक्वेशन आपको एक्सप्रेशन दिया था, जब आप उसमें रखेंगे फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा, इक्वेशन का इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। तो a की कौन सी वैल्यू होगी, b की, तो हम बोलेंगे a और b की ये वैल्यूज़ होंगी जिनके लिए इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। बात समझ में आती है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी इसका सेकंड पार्ट आप करेंगे, आपके लिए होमवर्क है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि क्या आ रहा है, ओके। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो में मज़ा आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले, ओके। चलिए तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय स्टूडेंट्स।